It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance. भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। हरिद्वार में कत्लेआम करने की बात की जा रही है और प्रधानमंत्री खामोश है, बीजेपी के नेता खामोश है और हामिद अंसारी के बयान पे सवालात उठाए जा रहे हैं। गलत संदेश भेजे जैसे देश में बहुत खराब हालत है और हिंदू विरोधी बातों को करना। इस देश के अंदर में संविधान के आधार पर ही सरकार चलती है। प्रेसिडेंट भी रिटायर होने के बाद यही बोलेगा, उसको भी पता है कि दलितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, अब उनको पता है मुसलमानों के साथ हो रहा है। मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश बनती है। नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत आपका और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आज बात एक बेहद अहम मुद्दे के ऊपर, जिस पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक ऐसा बयान दिया, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि देश की एकजुटता फिर शर्मसार हुई। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों को फिर एक मौका मिला है, तो बयान सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। Almost 20% of our people belong to religious minorities. In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. Some of its recent manifestations are chilling and reflect poorly on our claim to be governed by rule of law. ये बयान इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के मंच से दिया गया। ये वो संस्था है जो हमेशा भारत विरोधी एजेंडे को हवा देती है। ये संस्था भारत विरोधी क्या क्या काम कर चुकी है और क्या पूरी कार्यप्रणाली इसकी रहती है, सीधा ले चलता हूं आपको मेरे सहयोगी हिमांशु के पास। बिल्कुल अनंत, आईएएमसी के बारे में पहले थोड़ा सा बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि आखिर क्यों कहा जा रहा है आईएएमसी के बारे में। तो आईएएमसी क्या है, ये यहां पर देखिए आपको जानना बेहद जरूरी है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल क्या है? संस्था के जो संस्थापक हैं वो हैं शेख उबैद, इस संस्था को चलाते हैं, उसके संस्थापक हैं। भारतीय मुस्लिमों के हितैषी होने का ये अपने आप में सो कॉल्ड दावा करते हैं कि भारतीय मुसलमानों के लिए काम करते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है आईएएमसी और ये कई बार प्रूव भी हो चुका है, जिसके बारे में आज हम बता रहे हैं। रोहिंग्या के नाम पर इन्होंने करोड़ों का डॉलर्स में फंड जुटाया है, जिसके कई सबूत भी हैं। आईएएमसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। साथ ही यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में भारत के खिलाफत इन्होंने की है, कई बार भारत के खिलाफ बयान यहां पर दिए गए हैं। भारत को ब्लैक लिस्ट करने की लॉबिंग आईएएमसी यानी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की तरफ से की गई है। पीएम मोदी के खिलाफ फांसीवाद दुष्प्रचार किया गया है और त्रिपुरा में सांप्रदायिक दंगा कराने का आरोप भी आईएएमसी के ऊपर लगा है, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, बाकायदा इसके सबूत भी हैं। यह एफिडेविट भी दिया गया है त्रिपुरा सरकार की तरफ से। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने के आरोप इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के ऊपर लगते रहे हैं। और भी ग्राफिक्स इसके में हम आपको बताते हैं आईएएमसी का भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्या है। 2013 में यूएस रिलीजियस फ्रीडम बॉडी में भारत को ब्लैकलिस्ट करने की साजिश आईएएमसी की तरफ से की गई है। इसके साथ ही आपको और भी बताते हैं, ये तो हमने 2013 का बताया,
चीन भारत म्यांमार पर प्रतिबंध बढ़ाने के लिए $4,12,000 रुपए आईएएमसी की तरफ से जुटाए गए हैं। और अनंत, ऐसे ही और भी कई सबूत जो ये बताते हैं कि आईएएमसी भारत विरोधी गतिविधियां करता रहा है। ओवर टू यू अनंत। बिल्कुल हिमांशु, तो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो है ये क्या कर रही है, इसकी नजीर मेरे सहयोगी हिमांशु ने आपको दिखाई। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने क्या बयान दिया ये भी आपको दिखाया, लेकिन हामिद अंसारी के बयान के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई। दोनों तरफ से क्या तथ्य दिए जा रहे हैं ये सुनवाते हैं आप। मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश बनती जा रही है। आप मोदी बैशिंग करते करते भारत बैशिंग की साजिश में अगर लिप्त हो गए हैं तो इसी तरह की आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। हामिद अंसारी साहब ने जो बयान दिया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। हरिद्वार में कत्लेआम करने की बात की जा रही है और प्रधानमंत्री खामोश है, बीजेपी के नेता खामोश हैं और हामिद अंसारी के बयान पे सवालात उठाए जा रहे हैं। जिस तरह हामिद अंसारी शामिल हुए और उस इवेंट में जिस तरह की गुफ्तगू की गई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। प्रेसिडेंट भी रिटायर होने के बाद यही बोलेगा। उसको भी पता है कि दलितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, अब उनको पता है मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो ये सब जानते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, देश में जो है वो डर का माहौल है, देश में लोकतंत्र को खतरा है आज की डेट में, और सबसे बड़ा खतरा आज बीजेपी है। किसी भी योजना में यह नहीं देखा जाता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन बौद्ध, कौन ईसाई। दूसरी तरफ मोदी जी जो है विदेश जाते हैं, मेहनत करते हैं कि देश की छवि जो है बढ़े, लोग भारत की तरफ नए ऊर्जा के साथ देखें। हमारे देश में एक चुनी हुई सरकार है जिसका प्रचंड बहुमत है, लेकिन वो चुनी हुई सरकार कुंभकर्ण की नींद सो जाती है जब महात्मा गांधी को गाली दी जाती है, जब महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां होती हैं, जब इस देश में नरसंहार का आह्वान होता है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के तर्क आपने सुने, लेकिन राष्ट्रवाद में आज का सवाल है कि विदेशी मेहमानों के सामने भारत की बेइज्जती क्यों की जा रही। राष्ट्रवाद में सवाल ये कि जब नए इंडिया का गठन किया जा रहा है, नए राष्ट्रवाद को परिभाषित किया जा रहा है, तो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आग बबूला क्यों। सवाल ये कि पूर्व उपराष्ट्रपति ये बार बार देश विरोधी बयान क्यों देते हैं, क्योंकि पहली दफा नहीं है। हामिद अंसारी की किताब को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था, जो टिप्पणियां उसमें की गई थी वो भी आपके सामने रखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस बजाय इसके कि ऐसे आरोपों का और ऐसे वक्तव्यों का खंडन करे, कांग्रेस लगातार इसका समर्थन कर रही है। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ भी करा देते हैं। बीजेपी से शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। गजेंद्र सिंह सांकला हमारे साथ हैं कांग्रेस से, और तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। सांकला साहब, मेरा एक लाइन का सवाल है सर, और उसी आधार पर बता दीजिएगा कि ऐसे बयानों के बाद कांग्रेस को क्या लगता है कि संजीवनी मिल गई है? खाली पार्टी पर, एक बीजेपी पर निशाना साधने के लिए आप देश को बदनाम करने से गुरेज नहीं करते? देखिए, देश को बदनाम कोई नहीं कर रहा है, देश को बदनाम देश की सरकार कर रही है। इस बात को आपको समझना चाहिए। 7.5 साल से ये सरकार देश के अंदर चुन चुन करके कांटे बो रही है, चुन चुन करके बबोल बो रही है, चुन चुन करके देश के नागरिकों को हर छोटे छोटे स्टेटमेंट के अंदर देशद्रोही घोषित करने की कोशिश कर रही है। देश के अंदर वैमनस्यता का माहौल फैलाया जा रहा है। देश के अंदर हर बात में, अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, एक सेंटेंस, अगर ये एक लाइन पूरी हिंदू मुसलमान या भारत पाकिस्तान या राहुल गांधी सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के बिना पूरा कर दे तो मैं राजनीतिक जीवन छोड़ दूं। ये हालत है इन बीजेपी के प्रवक्ताओं की। पानी पी पी करके देश का माहौल खराब कर रहे हैं। देश के अंदर हिंदू मुसलमान, देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे। धन्यवाद है ये 5 राज्यों के चुनाव, और इस 5 राज्यों के चुनाव इनके मुंह पर ऐसी कालिक पोतेंगे कि जिंदगी में ये हिंदू मुसलमान करना भूल जाएंगे और देश के अंदर वैमनस्यता का जहर फैलाना भूल जाएंगे। इन 5 राज्यों के चुनाव इनको साबित करेंगे कि किस तरह से किसानों को तड़पा तड़पा के इन्होंने 14 महीने तक 700 से ज्यादा किसानों को हत्या के ये लोग जिम्मेदार हैं।
कैसे इन लोगों ने देश के नौजवानों को छला है, कैसे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, कैसे अब ये मुझे बालिकाओं सुनिए और सांकला महिलाओं साहब, के आपकी साथ पूरी बात मैंने दुर्व्यवहार सुनी। है। अब उन भाषण की सबको बजाय जरा बताइए। उत्तर पर आ जाते हैं। सांकला साहब एक सेकंड, उसके बाद में चलूंगा बाकी मेहमानों पर। उत्तर पर मुझे आ गया। केंद्र की कोई आप 7.5 दो साल योजनाएं से ऐसी बताइए देश की सरकार जो कि ने सिर्फ बोया हिंदुओं को है, फायदा वो पहुंचाती ये हूँ, कर रहा है। मुसलमानों को नहीं। सांकला साहब एक सेकंड, अब तर्क पर आते हैं सर। मुझे दो ऐसी योजनाएं बताइए जो कि धर्म विशेष के लिए बनाई गई हूं। देश में कोई योजना धर्म विशेष के लिए नहीं बनाई जाती। बात यह है, भारतीय जनता पार्टी जब फिर? कभी भी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकारों के द्वारा कोई भी अल्पसंख्यकों के लिए स्कीम लागू होती है तो वो कहते हैं सहिष्णुता भंग हो रही है, इससे देश के अंदर वैमनस्य फैल रही है, तुष्टीकरण की नीति नहीं, है। कौन सी योजना के लिए बताइए, नाम लेकर बात कीजिए ना सर, जनसंख्या नाम लेकर बात कीजिए। सांकला साहब नाम लेकर बात कीजिए। मुझे एक योजना बताइए, मुझे एक योजना बताइए जिसमें कि अल्पसंख्यक कल्याण की बात की गई और बीजेपी ने उसको रोक दिया सरकार बनने के बाद। अभी राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार ने, अशोक गहलोत साहब की सरकार ने 135 करोड़ की योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए। मुझे सरकारों का महिमा मंडन नहीं चाहिए सर। आपने यहां पर कहा गया, पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाई देश में जो राष्ट्रवाद का भ्रम फैलाया जा रहा है ये किसी धर्म के विरोध में है। वो कहते हैं कि यहां पर एक धर्म अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो खतरे में है। आपने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं बीजेपी ने रोक दिया। मुझे एक योजना बताइए। मैं कह रहा हूं आपको रोक दिया नहीं, मैंने कहा विरोध किया है, विरोध किया है जम करके। इन्होंने स्टेटमेंट उठा के देख लो आप। एक योजना बताइए ना सर मुझे। अरे विरोध किया तो एक योजना बताइए मुझे, अभी एक योजना बताइए सर। अभी आपको कह रहा हूं 130 करोड़ की योजना लागू की अशोक गहलोत साहब ने 8 दिन पहले लागू की। एक योजना बताइए सांकला साहब, इधर उधर की बातें करने से फायदा नहीं ना। एक योजना बताइए मुझे, कोई एक योजना बताइए, कोई एक योजना बताइए सर। योजनाएं 7 दिन पहले अशोक गहलोत साहब ने जारी की है, जिसके अंदर पढ़ने की जो शिक्षण संस्थान है उनके अंदर टीचर्स के लिए भर्तियां निकाली है कि उर्दू टीचर्स जो है उनकी भर्तियां निकाली है। उनके पढ़ने वाले जो स्थान है उनको रिपेयर करने के लिए 37 करोड़ रुपए तो केंद्र ने रोक दिया क्या? है? केंद्र ने रोक दिया क्या? केंद्र नहीं रोका, भारतीय जनता केंद्र ने रोक दिया क्या? प्रदेश अध्यक्ष पूनिया जी ने कहा है ये तुष्टीकरण की नीति है, ये जाति विशेष धर्म कुछ भी सर। मैं आ रहा हूं आपके पास। तस्लीम रहमानी साहब मुझे बताइए कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित है क्या? रहमानी साहब मुझे बताइए कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित है क्या? नहीं, इससे पहले जरा आप मुझे बता दीजिए क्या इस देश में हिंदू असुरक्षित है? अगर है तो बताइए, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। बताइए क्या हिंदू असुरक्षित है इस देश में? आपकी आवाज मुझे पहुंच नहीं पाई सर, दोबारा एक बार बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इस देश में हिंदू असुरक्षित है? नहीं है। थैंक यू। लेकिन अभी बिल्कुल नहीं ये सर, तो अगर हामिद धर्म के अंसारी आधार साहब पर एक असुरक्षा इंडिविजुअल होने है, लगी एक्स तो प्रेसिडेंट फिर ऑफ इंडिया, संविधान का मतलब क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। हाँ एग्जैक्टली। मैं अब आपको जवाब देता हूं। ये हामिद अंसारी साहब एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और अब एक इंडिविजुअल हैं, एंटाइटल्ड टू हिज ओन व्यू। लेकिन भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर ऑफ भारत इन यूनाइटेड नेशंस, इफ ही सेज, वो ये बोलते हैं कि भारत में हिंदू फोबिया फैल रहा है, हिंदू सिख एंड बुद्धिस्ट फोबिया है, टेररिज्म की डेफिनेशन में उसको भी इंक्लूड किया जाए और रेडिकलाइज्ड हिंदू आउटफिट को और जो वायलेंट नेशनलिज्म है उसको आप टेररिज्म के परिभाषा से बाहर रखिए। अगर ये परमानेंट रहमानी साहब, मैं आपकी हर तर्क सुन लूंगा सर, और मैं आपकी हर बात इत्मीनान से सुन लूंगा। मुझे एक बात खाली आप बता दीजिए कि क्या हामिद अंसारी का बयान ठीक है? क्या हामिद अंसारी का बयान ठीक है? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हामिद अंसारी तो इंडिविजुअल है। हामिद अंसारी का बयान अगर गलत है हाँ या ना? तो फिर आप बताइए कि इंडिविजुअल नहीं है सर। इस देश के पूर्व इस देश में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। हामिद अंसारी इंडिविजुअल नहीं है। हामिद अंसारी इंडिविजुअल नहीं है। वो किताब लिखते हैं तो इंडिविजुअल नहीं लिखते हैं। वो देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। विदेशी मंच पर जाते हैं तो भारत के बारे में बोल रहे हैं, उनको इंडिविजुअल के नाते नहीं बुलाया गया होगा। अरे मैं जो अर्ज कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, ये तो एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म था
ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉडी में खड़े हो के कह रहे कि हिंदू फोबिया है, सिख एंड बुद्धिस्ट फोबिया है। इसका मतलब भारत में इंटॉलरेंस जो है। आप कोट कर रहे हैं ना सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोट एंड कोट उन्होंने क्या कहा था यही बताते हुए मैं वापस सवाल लेकर के आपके पास में आ जाऊंगा। लेकिन शहजाद मुझे बताइए कि देश में हामिद अंसारी को देश ने उपराष्ट्रपति बनाया, वो अपनी किताब में अलग अलग तरीके की बातें करते रहे, विदेशी मंच पर जाकर कहें कि देश में जो एक अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समुदाय है, वो असुरक्षित है। ये कहां तक बर्दाश्त किया जाएगा? आनंद जी, पहले तो देखिए 14 मिनट हमने ना गजेंद्र जी ना तस्लीम जी के बीच में बोला। उम्मीद है कि अवनीजेश जी और मैं जब अपनी बात रखेंगे तो यही सम्मान हमें भी दिया जाएगा। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए आनंद जी, एक देश में बदनामी ब्रिगेड, भारत बदनामी ब्रिगेड, और वो लोग, ये लोग हैं जिन्होंने जब वो सत्ता में थे, जब वो खुद पद पर आसीन थे, जब वो मौज लूटते थे, तब तो उनको भारत पसंद आता था। पर अब क्योंकि उनकी चहेती पार्टी सत्ता में नहीं है या वो पद से हट चुके हैं, तो उनको मोदी विरोध करते करते, भाजपा विरोध करते करते वो देश के विरोध में, देश के स्वतंत्र, देश के लोकतंत्र के विरोध में, देश के चुनाव प्रणाली के विरोध में और देश की जनता के विरोध में बोल पड़ते हैं। और वो भी किस तंजीम के प्लेटफॉर्म से, किस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से, जिसका पाकिस्तानी लिंक है, जो पाकिस्तानी प्रॉक्सी है, जो अभी हिमांशु जी ने समझाया। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के बारे में बुराई करे तो करते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, परंतु इन्होंने कहा कि इट इज नॉट इलेक्टोरल मेजोरिटी, ये हिंदू मेजोरिटी, रिलीजियस मेजोरिटी है। मतलब कि आपने देश की जनता के विवेक पे सवाल खड़ा कर दिया। दूसरा, मुझे तो कितना दुख होता है कि अवनीजेश जी क्या यहाँ पे AK-47 लेकर बैठे हैं। मैं भी मुसलमान हूं। आनंद जी, आपके पास क्या कोई, आपके पास बॉम्ब है? आप मुझे डराते हैं रोज सुबह शाम, और इसलिए मैं डर डर कर बोलता हूं। किस प्रकार से हिंदू समाज को और भारत को बदनाम करने के लिए कुछ लोग लग जाते हैं। और ये वो व्यक्ति है हामिद अंसारी, जिसको राष्ट्रीय, जो जिनको कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पसंद नहीं, परंतु वो कहते हैं देश भर में शरिया कोर्ट लग जाए। वो कहते हैं PFI के प्लेटफॉर्म पर जाकर महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होना चाहिए। वो कहते हैं AMU में जिन्ना की फोटो बहुत अच्छी है, उसको लगी रहनी चाहिए। तो मतलब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से दिक्कत है। और आज ये कहते हैं नफरत फैला रहे हैं। अरे भाई साहब, सिखों के नरसंहार के समय पर जब प्रधानमंत्री ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, तब नफरत दिखाता हामिद अंसारी और उनकी मंडली को। जब यहाँ पर कश्मीरी पंडितों को भगाकर उनको पलायन करा दिया गया था, तब इनको नफरत दिखा क्या? जब 10 बड़े दंगे, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, मुंबई, अहमदाबाद, और मुंबई में जो दंगे में शामिल थे उनके साथ आज साथी बन के बैठे हैं उनके, ये सारे दंगे हुए। ये दंगे जो हुए, ये भाजपा के शासन में नहीं, ये दंगे अवनीजेश जी की संस्था ने नहीं कराए, ये दंगे कांग्रेस की शासित सरकारों में हुए। तो इस समय पर नफरत फैला कि नहीं इंटॉलरेंस फैला था? बताइए जरा। आ रहा हूं सर आपके पास, मैं जवाब देता हूं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं सीधा, मैं शहजाद आपके पास लौटूंगा उससे पहले, लेकिन सीधा सर जवाब आप दीजिएगा। अवनीजेश जी चर्चा में है, बिल्कुल संक्षेप में शहजाद जी। देखिए, देश के खिलाफ जो भी दुष्प्रचार करता है, कोरोना को लेकर दुष्प्रचार किया गया, इस्लामोफोबिया और दिल्ली दंगों को लेकर किया गया, उनके साथ कौन खड़ी रहती है? कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। और आज भी इस दुष्प्रचार भारत बदनामी ब्रिगेड की सबसे बड़ी साथीदार कौन है? कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं है तो उनको खंडन करना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी को भारत की जनता पर विश्वास नहीं है क्या? क्या ये इलेक्टोरल मेजोरिटी है या ये रिलीजियस मेजोरिटी? इस बात का जवाब मैं सांकला साहब से लूंगा, लेकिन उससे पहले शहजाद मैं चाहूंगा कि अवनीजेश जी अपनी बात करें। अवनीजेश जी बताइए जरा कि दोहरा मापदंड क्यों है? ये हामिद अंसारी का दोहरा मापदंड क्यों है और कांग्रेस क्यों इस रेस में सबसे आगे खड़ी हो जाती है सपोर्ट करने के लिए? त्यागी जी, पहले तो मैं जरा रहमानी साहब को याद दिला दूं कि पाकिस्तान में रोज हिंदुओं के साथ जो बर्ताव हो रहा है, अफगानिस्तान में सिखों के और हिंदुओं के साथ जो बर्ताव हुआ, बांग्लादेश में जिस तरीके से अभी पिछले दुर्गा पूजा के समय में जो हाल हुआ, वो उसको आप क्या कहेंगे? वो UN में नहीं उठेगा तो कहां उठेगा? और भारत नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आप उठाएंगे जाकर के वहां पर? टर्की उठाएगा क्या वहां पर जहां आप जाते हैं? वो उठाएगा क्या? एक बात। दूसरी बात, हामिद अंसारी तो ईरान में राजदूत भी रहे थे, उस समय राजदूत रहते हुए भी उनके उस कार्यकाल के भी बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं, बड़े तरह तरीके के सवाल उठते हैं। PFI के मंच पर वो जाते हैं जी। PFI वो PFI जिसने जोसेफ नाम के प्रोफेसर के हाथ सिर्फ इसलिए काट दिए थे सरेआम संडे को चर्च से निकलते हुए कि उसने अपने एक प्रश्न पत्र में क्या कर दिया था? सिर्फ मोहम्मद का नाम लिया था, जो एक काल्पनिक नाम था। जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि राम ने 6 संतरे खरीदे, ऐसे उन्होंने मोहम्मद का नाम लिख दिया था। दूसरी बात, अभी शहजाद ने कश्मीरी पंडितों के बारे में कहा, एक जबान नहीं निकली, एक शब्द नहीं निकला इस पूर्व उपराष्ट्रपति के मुंह से।
कि 5 लाख हिंदू परिवारों को निकाल दिया गया 19 जनवरी के दिन। किस तरीके से वहां पर खड़े हो करके एक साथ हिंदू परिवारों को गोली से उड़ा दिया गया, पूरे परिवारों को, एक शब्द नहीं निकला इनसे। और कह रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से बहुसंख्यकों का राज है, जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जहां देश में जहां हैं, दंगे सिर्फ वहीं क्यों होते हैं? इस देश में अवनीश जी मेरा सवाल ये कि चलिए पूर्व उपराष्ट्रपति ने जो कहा सो कहा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते क्यों बैकअप करने लग जाती है? इसने की थी। चंदन गुप्ता को हत्या का डर लगता है कि नहीं? अंकित सक्सेना को डर लगता है कि नहीं? अंशु शर्मा को डर लगता है कि नहीं? इस देश में 58 वार किए थे, 58 वार। ताहिर हुसैन कौन था वो? मारने वाला कौन था और मरने वाला कौन था? यह है इस देश की हकीकत। जहां तक सांखला साहब मैं बता दूं, हरिद्वार वाले वो आपके कैंडिडेट हैं, नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। वो लोग वहां पे मंच से नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं और आपकी पार्टी के जय जयकार करते हैं। आपके प्लांटेड लोग हैं वो, और जेल में इस समय। सांखला साहब मुझे बताइए कि अगर आपकी किसी पार्टी से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है तो इसके लिए क्या आप देश को स्टेज पे लगा देंगे क्या? जिसके बारे में कहा जाता है कि विश्व की सबसे मजबूत, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप उसी पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं, और जो सवाल खड़े कर रहा है उसको आप बात भी कर रहे हैं। विश्व की जो लोकतांत्रिक संस्था है ना, इस संस्था को बनाने के अंदर देश के लोगों ने कुर्बानियां दी है, अंग्रेजों की दलाली नहीं की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पैसे नहीं खाए। उनकी कुर्बानियों के ऊपर क्या आप आज तोहमत लगवा रहे हैं क्या? उनके माफिया नहीं मांगी। उन लोगों ने कुर्बानी दे करके देश को आजाद कराया, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करी, और आज जो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल प्रक्रिया नहीं फॉलो हुआ, आप उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, दूसरी बात, अभी हरिद्वार को लेकर के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने बयान दिया, देश का गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री कैसे चुप है इस बात को लेकर के? हरिद्वार के बरेली में जब जनसभा हो रही थी, जब कहा जा रहा है कि लड़कों को मैं छोड़ दूंगा तो देश के नक्शा बिगाड़ देंगे, उस बारे में कांग्रेस खड़ी हुई थी क्या? पहले बात मेरी पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस ने तो उसका समर्थन लिया की बात, कांग्रेस ने तो उसका समर्थन लिया भाई। अरे तो सर भाषण का मंच छोड़े ना कि बात पूरी नहीं हुई है आपकी, मुझे बताइए ना जरा आप। कश्मीर पंडितों का जिस समय पलायन हुआ उस समय कह रहा हूं सर भाषण का मंच छोड़े ना कि आप सारी बातें करते रहेंगे। मुझे बताइए ना कि अगर आप देश के लोकतंत्र के ऊपर गर्व करते हैं तो क्यों पूर्व उपराष्ट्रपति ऐसे सवाल उठाते हैं, और फिर कांग्रेस आप एक सिरे से आप लग जाते हैं सपोर्ट करने के लिए? राजनीतिक विश्लेषक झूठा बयान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र के अंदर सहयोग से, तब वहां से कश्मीर पंडितों को निकाला गया, और 7.5 साल हो गए देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एक भी कश्मीर पंडित को वहां पर वापस प्रतिस्थापित नहीं किया गया। वहां पर जहां पर आप घुस नहीं सकते थे वहां तिरंगा लहरा रहा है। वहां से जहां पर घुसने में डर लगता था, कोई पत्थरबाजी नहीं होती अब तिरंगा बीजेपी कोई पत्थरबाजी नहीं होती खड़ी थी। उस समय सरकार से समर्थन वापस तो नहीं लिया आपने, खड़े रह करके आप लोगों ने कश्मीर के पंडितों को वहां से निकाला। श्रीनगर के लाल चौक पंडितों को लेकर के गलत बयानबाजी करती रही है बीजेपी आज तक। सांखला साहब एक सेकंड, अवनीश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सांखला साहब ऐसा उत्तेजित मत होइए सर, कश्मीर के अंदर नहीं इतना गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, आराम से बात कीजिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए सर। शांत स्वभाव से, शांत मन से सोचेंगे तो आप बेहतर उत्तर सोच पाएंगे। कश्मीर पंडितों को वहां से निकाला, गुमराह नहीं कर रहे हैं सर, सांखला साहब गुमराह नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए। पार्टी सहयोग में थी, समर्थन तो वापस नहीं लिया, कश्मीर पंडितों को सांखला साहब इतिहास का गुणगान करने पहुंचेंगे तो इतिहास में ऐसी कई गलतियां हैं। 84 के दंगों को लेकर आपसे पूछा जाएगा कि भाई कैसे असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे? जब जो शहजाद ने भी कहा कि जब बड़ा वर्ष गिरता है धरती हिलती है, उसको सवाल लेकर पूछा जाएगा, तब आप खामोश हो जाएंगे, फिर लोग बंगाल हिंसा पर चले जाएंगे। अभी छोड़ दीजिए ना, अभी एक एक करके बात करें। मुझे बता दीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर पूर्व उपराष्ट्रपति तोहमत लगाते हुए कहते हैं कि भाई यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं होता, देश में मुसलमान असुरक्षित हैं, तो बजाय खंडन करने के आप उनके गुणगान क्यों करने लगते हैं? और झूठ बोलो और झूठ बोलो, झूठ बोलो और झूठ बोलो, दिन भर झूठ बोलना। अब जनता समझ चुकी है, जनता इन 500 विधानसभा चुनाव के अंदर से नीचे आए हो। हाँ, जनता समझ चुकी है कि सांखला साहब के पास जवाब नहीं है, वो आए बाएं कुछ भी गाएंगे। मुझे बताइए जरा शहजाद मुझे बताइए जरा कि उत्तर ना होने की स्थिति है क्या, कि अगर पूर्व उपराष्ट्रपति के ऊपर सवाल पूछा जाए तो सीधा बात करेंगे ये प्रधानमंत्री की? देखिए मैं देखिए एक एक करके बात रखते हैं, हम सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास सांखला साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ी सी शांति, शहजाद अपनी बात रख लें।
चलिए मैं एक जी, छोटी शहजाद। सी टेस्ट देता हूँ जी, एक छोटी सी टेस्ट देता हूँ सांकला जी को। सांकला जी की पार्टी ने हिंदू टेरर की शब्दावली का निर्माण किया, चिदम्बरम जी, सुशील कुमार शिंदे। एक बार उनसे कहिए, चिदम्बरम से कह दे कि जो कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करने पर और उनका नरसंहार हुआ, उसको वो एक बार इस्लामिक जिहाद बोल दे। इस्लामिक जिहाद बोलकर बता दे कि वो कोई फर्क नहीं करते। ये नहीं कर सकते क्योंकि देखिए वोट बैंक के चलते बार बार हिंदुओं को अपमान करना, मुस्लिमों को भड़काना, मुस्लिमों की गोलबंदी करना। देखिए एक सेकेंड, एक एक करके ये देखिए सांकला साहब देखिए ना, देखिए शहजाद ने बड़ी शालीनता के साथ साथ सांकला साहब आपकी बात सुनी और बाकी मेहमानों ने भी एक एक करके बात करते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होगी सांकला साहब, आप बुजुर्ग हैं, आपके पास में वापस लौटूंगा सर आपके जवाब जानने के लिए। आपकी जितनी आशंकाएं होंगी, जितने विरोध होंगे, आप सब रखिएगा एक एक करके। लेकिन एक एक करके देखिए भारत की बदनामी एक एक करके आपके पास आईएमसी का मंच टाइम्स नवभारत पर भारत की सेवा तो रखने दीजिए। अरे भारत की सेवा, अरे यार ऐसे डिबेट हो पाए, ये हर डिबेट में इस प्रकार के उनका व्यवहार होता है। आनंद जी कुछ तो आपको कंट्रोल कराने चाहिए। कश्मीर पंडित या तो इनकी आवाज कम करें या तो मैं मौन व्रत रखता हूँ। आप भाजपा का पक्ष ना ले, अनाधिकृत कांग्रेस का पक्ष ले आप। नहीं, अगर आप इनसे नहीं करा सकते तो मैं चुप नहीं कर सकता। नहीं, आप इनसे बुलवा लीजिए, आप बुलवा लीजिए। सांकला साहब देखिए, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। सांकला साहब थोड़ा सा संयम बरतते हैं ना हम लोग, एक एक करके बात करते रहते हैं। अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे सर तो जबरन मुझे सर आपको म्यूट करना होगा कुछ देर के लिए, ताकि बाकी लोगों की बात लोग सुन सकें। आपका जो भी विरोध होगा मैं आपके पास में आऊंगा, आप लाइन से सबका विरोध, आप सबकी बात करिएगा। नहीं, आप सच्चाई से पूछो। ठीक है, मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूँ कुछ वक्त के लिए इनकी ऑडियो कम कर दीजिए ताकि बाकी लोग अपनी बात पूरी कर लें। शहजाद देखिए, हम सब में सबसे वरिष्ठ पैनलिस्ट तस्लीम रहमानी है, पर तस्लीम रहमानी बीच में इस प्रकार से नहीं बोल रहे, वो अपनी बारी का इंतजार कर रही है। बेसिक मैनर्स होते हैं। एनीवेज उनसे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कांग्रेस से। बहरहाल मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। हमने आज करोड़ों लोगों को शौचालय दिए, हमने करोड़ों लोगों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत सिलेंडर दिए, हमने आज मुद्रा की योजनाएं से लोन दिए लाखों लोगों को और करोड़ों लोगों को। ज्यादातर जो बेनिफिशियरी है गरीब तबके के, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित और मुस्लिम बहनें हैं। हमने मोहम्मद और मोहित में फर्क नहीं किया, हमने शिल्पा और सुल्ताना में फर्क नहीं किया। पर हाँ, ये फर्क कहां हुआ? राजस्थान में की मांग की गई है कि 50,000 सीट रीट की बढ़ाई जाए। उन्होंने किसी की नहीं बढ़ाई, केवल उर्दू पोस्ट की बढ़ाई। अब उर्दू कौन बोलता है? ये इस प्रकार की सांप्रदायिक सोच तो राजस्थान में दिखती है। ये हम मुस्लिमों की पार्टी किसने कहा? ये कांग्रेस पार्टी ने कहा। वैसे लेप लगा के घूमते हैं और हिंदू टेरर कहते हैं, परंतु बंद कमरे में कहते हैं मुस्लिमों की पार्टी है। ये सांप्रदायिकता होती है। बहरहाल मैं आखिरी पॉइंट सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, ठीक है, भारत इस बारे में तस्लीम रहमानी से भी कमेंट लूंगा, लेकिन बिना ब्रेक के शहजाद अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद मैं सीधा चलूंगा तस्लीम रहमानी के पास। शहजाद देखिए, एक इस प्रकार का ब्रिगेड बन चुका है जो केवल और केवल मोदी विरोध में बार बार कभी सेना का विरोध करता है, कभी देश का विरोध करता है, देश का दुष्प्रचार करता है। किस प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान कुंभ मेले को चिन्हित करके टारगेट किया गया, पर वही मंडली जब केरला मॉडल फेल हुआ ईद की रिलैक्सेशन के बाद, एक शब्द नहीं बोला गया। महाराष्ट्र में आज भी सबसे ज्यादा केस है, एक शब्द नहीं बोला गया। यही मंडली है जब अखलाक या पहलू खान मारा जाता है हमें दुख होता है। अवनिजेश जी ने भी दुख जताया है, कोई ऐसा नहीं है जो दुख नहीं जताता, परंतु खेताराम भील, हीरालाल, अंकित शर्मा, ये दिलबर नेगी, रतन लाल, ये कोई व्यक्ति नहीं है। इनकी मौतें नहीं है, इनकी मौतों पर दुख नहीं होता। जब इनको मारा जाता है चिन्हित करके एक भीड़ के द्वारा, तो ये सेक्युलर सन्नाटा क्यों छा जाता है? क्या ये बता सकते हीरालाल कौन है और हीरालाल को किसने मारा और कब उसकी मौत हुई? खेताराम भील को किसने मारा? मैं बता रहा हूं इस बारे में। रहमानी साहब बताइए जरा। फिर बोलते हैं रहमानी साहब, बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स खुद को बताते हैं। जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो सबसे पहले धर्म क्यों खोजा जाता है, और अगर व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से हो तो धरती आसमान एक कर दिया जाता है, व्यक्ति बहुसंख्यक समाज से हो तो मौन साध लिया जाता है। असुरक्षित कौन है फिर देश में? देखिए, आप मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत ही सब्र के साथ सबको सुना है, तो एक मिनट मुझे भी सुन लिया जाए। आप भी इंटरव्यू अगर ना करें तो बड़ी कृपा होगी। मैंने आप कर रहे राष्ट्रवाद पर चर्चा, चुनाव पे चर्चा नहीं हो रही है।
इसलिए मैं चुनावी चर्चा पे नहीं जा रहा, मैंने एक ऑथेंटिक पॉइंट उठाया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है इस देश में इंटॉलरेंस के बारे में। वो मैंने इस डिबेट में सबसे पहले वो रेस किया जिसपे किसी ने भी, एक तो अवजिनेश जी के अलावा कोई एक शब्द बोला नहीं। दूसरी बात ये कि इस देश का वजीर दाखिला अभी कल हमारे यौम जमहूरिया के दिन पर जाटों को अपने एक एमपी के घर बुला के अगर ये कहेगा कि 650 साल मुगलों से तुम और हम साथ मिलके लड़े हैं, अगर आज फिर हम और तुम साथ मिलके लड़े तो सफाया कर देंगे इनका यहाँ से। ये अगर इंटॉलरेंस नहीं है तो क्या है? अगर धर्म संसद होगी और वहां 20 लाख लोगों के कत्लेआम की धमकी दी जाएगी और प्रधानमंत्री, आरएसएस के चीफ और होम मिनिस्टर बिल्कुल खामोश रहेंगे, रूलिंग पार्टी के लोग बिल्कुल खामोश रहेंगे, तो इंटॉलरेंस नहीं होगा तो क्या होगा? ये डराने और धमकाने की बात नहीं होगी तो क्या होगा? दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात हिंदू के खिलाफ हो या मुसलमान के खिलाफ हो, सारी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। और अगर सारी दुनिया इसे नोटिस कर रही है कि इंडिया में जीनोसाइड से हम एक रहमानी साहब, आपकी बात मैंने इत्मीनान के साथ सुनी सर, बिना किसी इंटरप्शन, आपको बिना कोई व्यवधान पहुंचाए। जी, अब मैं 2 बातें कहना चाहूंगा सर, और दोनों बातें आप भी तल्लीनता से सुनिएगा। पहली बात, जो आपने बीजेपी एमपी की बात कही उसका जवाब देंगे शहजाद पूनावाला, मैं सीधा सवाल लेकर के उनके पास चले जाऊंगा। दूसरा, जो धर्म संसद की बात आपने कही सर, मैं जानकारी दुरुस्त करता हूं, आपकी उम्मीद है कि आपको पता भी होगा कि उसमें कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, गंभीर धाराएं लगाई गई। लेकिन इसके साथ साथ मेरा सवाल भी है सर, बरेली में एक मौलाना साहब एक यूथ की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और फिर मीडिया में कहते हैं कि मेरे लड़के हैं, मैं एक इशारा कर दूंगा अगर तो देश का नक्शा बिगाड़ देंगे। उनके ऊपर क्या कहेंगे सर? ये क्यों एफआईआर नहीं हुई उनके खिलाफ? नहीं, अगर धर्म संसद के में जो लोग बोले वो कोई 2 आदमी तो नहीं थे जो गिरफ्तार हुए, वहां तो सैकड़ों लोग मौजूद थे, गेरुआ कपड़े पहन के मौजूद थे। मुझे शर्म आती है कि इस देश में गेरुआ रंग एक सम्मानित रंग है, बाइज्जत है। वो फिर वही बात सर, संत पहनते रहमानी साहब, और वो रहमानी साहब, एक जगह धर्म संसद हुई, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, दूसरी जगह उसी धर्म संसद के विरोध में एक और हेट स्पीच हुई, तो तस्लीम रहमानी उस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? गलत कहा था तो ये लोग जो जबान दराजी करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, जो जबान दराजी करने वाले लोग हैं, अगर मतलब चैनल्स पे बैठ के जबान दराजी करते हैं, वो थाने में जाके एफआईआर क्यों नहीं? रहमानी साहब, आपने सुना ना, क्यों नहीं करवाते? तौकीर रजा ने जो कहा, रहमानी साहब ने सुना कि नहीं सुना? तौकीर रजा ने जो कहा, रहमानी साहब ने सुना कि नहीं सुना? मैंने सुना, इसीलिए मैंने कहा मुझे तौकीर रजा की तकरीर में उसमें क्या कोई अगर मगर किंतु परंतु की गुंजाइश है? इसलिए मैंने एफआईआर नहीं करवाई। लेकिन जिनको दिखाई दे रहा है उनको तो करवाना चाहिए, उन्होंने क्यों नहीं करवाई? ठीक है, अब निदेश अवस्थी जी, अब जरा चर्चा को मैं वापस थोड़ा सा लोकल स्तर पर ले आता हूँ, बाद में बात हम लोग करेंगे हामिद अंसारी की भी। मुझे बता दीजिए कि अगर हरिद्वार में हुई धर्म संसद हेट स्पीच थी तो तौकीर रजा की जो कहा वो हेट स्पीच नहीं थी क्या? अनंत जी, रहमानी साहब ने तो कह दिया कि उनको तो उसमें कोई हेट स्पीच दिखाई नहीं दी, जिसको दिखाई दी है वो एफआईआर करे। इन्होंने कह दिया ना, बिल्कुल साफ कहा कि इनको तो कोई उसमें घृणा दिखाई नहीं दी कि अगर बाहर निकल जाए मेरे लड़के तो हिंदुस्तान में हिंदुओं को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। साखला साहब ये कहा जिसका कांग्रेस ने समर्थन लिया, खुलेआम कहा। आप एक बात बताइए रहमानी साहब, सुन लीजिए, अबे सुन लीजिए, आप बीच में नहीं बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, ये झूठ है। बिल्कुल यही कहा सर, अगर आप कहेंगे नहीं कहा तो मैं आपको सुनवा दूंगा, और फिर आप माफी मांगेंगे तो मैं सुनवा दूंगा आपको। झूठ बोला जाएगा तो टोकना पड़ेगा। उन्होंने कहा यदि नरसिम्हानंद और इस टाइप के लोगों को सर को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, ये उनके बारे में कहा, हिंदुओं के बारे में नहीं कहा। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इनका फेडर डाउन करिए। अगर हिंदुओं के बारे में कहा होता तो यकीनन मैं एफआईआर करवाता उनके खिलाफ। अगर हिंदुओं के बारे में कहा होता तो मैं एफआईआर करवाता। ये गलत बात है अनंत जी। रहमानी साहब एक एक करके, अच्छा ठीक है, मैं आपको बयान सुनवा दूंगा। तस्लीम रहमानी, मैं आपको बयान सुनवा दूंगा, फिर आपसे मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल अपनी जी को बोलने दीजिए। दूसरे एक बात बता दिए रहमानी साहब, मुगलों से लड़ने की बात की है तो इसमें क्या गलत बात की है? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव जी हमारे, वो किसके खिलाफ लड़े थे? किसके खिलाफ लड़े थे वो?
आज जो हमारे राष्ट्र नायक हैं, आज जो हमारे आराध्य हैं, गुरु हैं हमारे, अभी क्या देश में मुगलों का शासन है? अभी क्या देश में मुगलों का शासन है? उनका अभी किसका सफाया करना चाहते हैं? छोटे बच्चों को दीवार में अभी वजीर दाखिला किसका सफाया करना चाहते हैं? जाटों के साथ मिलकर बता दें। हमारे राष्ट्र नायक हैं। अभी तो उनका शासन है भाई, आपसे नहीं। अभी तो उस वक्त तो मुगल शासक थे, अभी तो अभी खुद शासन में लगता है ना, किसका सफाया करना चाहते हैं? जाटों के साथ मिलकर बता तो दे। जाली वाली टोपी मुगल तो नहीं है शासन में। एक सेकंड रहमानी साहब अवनीश जी, मैं दोनों के पास आ रहा हूँ। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। मैं आप दोनों सज्जनों के पास में आ रहा हूँ सर, आप दोनों सज्जनों के पास में आ रहा हूँ सर। शहजाद पूनावाला, शहजाद देर से कहने वाला, मैंने आपको कितनी बार आवाज दी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो कल गृह मंत्री जी ने बात रखी, गृह मंत्री जी ने क्या गलत बोला? मैं आज पूछना चाहता हूं, औरंगजेब तो नहीं है, परंतु औरंगजेब को चाहने वाले आज भी है, औरंगजेब की प्रवृत्ति को चाहने वाले और अपनाने वाले आज भी है। जिन्ना प्रेमी और जिन्ना टावर आज भी गुंटूर में खड़ा है। आज भी जो लोग हैं तालिबान के प्रशंसक आज भी है, टीपू सुल्तान के प्रशंसक, मैदान का नाम रखने वाले टीपू लवर्स भी आज भी है। तो ऐसी मानसिकता के खिलाफ तो हमको लड़ना है, और इसमें जो समाज हमारे साथ होगा, राष्ट्रवादी समाज, उसके समर्थन के साथ है हम लोग। तो आपको इसमें दुख क्यों हो रहा है? आप औरंगजेब प्रेमी हो, आप जिन्ना प्रेमी हो, या आप टीपू प्रेमी हो? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये एक बार कह दे कि जो कमलेश तिवारी को मारा गया था और उसके मारे जाने के लिए या उसके मारे जाने के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां निकली और कांग्रेस के विधायकों तक ने उसको जस्टिफाई किया, आज कह दे कि वो गलत है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको पार्टी से निकालना चाहिए। एक बार कह दे। आरिफ मसूद नाम के व्यक्ति ने रैली की, जो फ्रांस में एक आतंकवादियों ने मारा था उस टीचर को, तो उसके समर्थन में ब्लास्फेमी की किलिंग के समर्थन में रैलियां निकली, और ये इंटॉलरेंस का पार्ट हमें पढ़ा रहे हैं। बोलिए इनको आरिफ मसूद को हटाए। ये इनके यहाँ पे बोटी बोटी इमरान चला गया तो हिंदुओं को भगा दूंगा, तौकीद ले लिया इन्होंने। जिसमें भी क्या गलत किया, कत्ल तो जो भी करे गलत है, लेकिन समर्थन में रैली कहाँ निकली? ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। क्या झूठा? कत्ल किसी का भी किया जाए गलत है, कत्ल दुश्मन का भी किया जाए तो गलत। मुझे तो गलत लगता है दुश्मन का भी कत्ल करना, लेकिन उसके समर्थन में रैली कहाँ निकली ये मुझे बताया जाए। अरे आरिफ मसूद ने भोपाल में रैली की, नहीं, रैली निकाली। ब्लेसफेमी अगर होगी तो उसके खिलाफ तो रैली निकाली जाएगी, वो तो डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन कमलेश के कत्ल के फेवर में किसी ने रैली निकाली हो तो ये झूठ बोला जा रहा है। तन से तन जुदा, ये रैली का नाम सर से तन जुदा रैली बोला जा रहा है कि कमलेश के कातिल के समर्थन में रैली निकाली, ये झूठ है। आपकी रैली का कॉल है कि सर से तन जुदा कर देंगे, और आप कहते हैं आप सहिष्णु हो। और फिर हिंदू समाज के एक भी व्यक्ति ने कभी ऐसी बात की है? आज मुझे बता दीजिए, हिंदू समाज के खिलाफ क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, हिंदू समाज के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए गए, पर एक भी हिंदू समाज के व्यक्ति ने अगर ऐसी बात की हो, और जो करते हैं जो हिंदू तो मुसलमान पे कार्रवाई होती है, तो उसमें तो एक सेकंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट किया है अभी तस्लीम रहमानी ने। शहजाद में वापस मैं आ रहा हूँ, मुझे बताइए जरा, तस्लीम रहमानी साहब बताइए जरा कि जय श्री राम का नारा लगाकर किसने सर से तन से सर जुदा किया? क्यों पूरी भीड़ इकट्ठी करके अखलाक का कत्ल करने वाले कौन सा नारा लगा रहे थे? पहलू खां का कत्ल करने वाले कौन सा नारा लगा रहे थे? तबरेज को कत्ल करने वाले कौन सा नारा लगा रहे थे? और फिर जब वो जेल से छूट के आए तो उनको महामंडित करने वाले किस सरकार के मंत्री थे? बताइए, मुझे बताइए किस सरकार के मंत्री थे? शर्मा, दिलबर नेगी और ऐसे अनेक लोगों का जब कत्ल किया गया तो उस वक्त क्या चल रहा था? क्या ये उसको कैसे परिभाषित करेंगे आप? बात कहना चाहता हूं आनंद जी, मैं बात कहना चाहता हूं। जी बताइए। जी आनंद जी, हेलो जी, कहिए सर। बोलिए जहर उगलिए, आप हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलिए, बोलिए। तौकीर रजा के बारे में बोलिए। आनंद जी, मैं बोलना चाहता हूं। आप क्या बोलेंगे? हिंदुओं को गाली देंगे, भारत को बदनाम आपकी आवाज आ रही है, बोलिए ना। करेंगे, बताइए क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूं, देश के अंदर आज भी बहुत ऐसा तबका मौजूद है इस सत्ता के अंदर जो गॉडसे प्रेमी है, जिन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की, उसके गॉडसे प्रेमी भी मौजूद है।
उनके लिए अब ये रटा रटा बयान है सांकला साहब। सांकला साहब एक सेकंड, बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहूंगा सर, रटी रटाई चीजें सुनने से जनता भी उब चुकी है ना सर। अब तो लोग ये जानना चाहेंगे। सांकला साहब मुझे बस 10 सेकंड का वक्त दीजिएगा, अपना सवाल पूछ लूं, फिर अपने आप पूरी बात कीजिएगा कि अब जनता उब चुकी है और जनता ही अब सच्चाई बताएगी 500 चुनावों के अंदर। और अभी जो आपने फोटो दिखाए, अमित शाह भीड़ के अंदर बिना मास्क के घूम रहे हैं। अब आप इसके ऊपर देश का गृह मंत्री को बिना मास्क की अनुमति है क्या इस देश के अंदर? बिना मास्क की अनुमति है? सब पर सवाल कीजिए सर। एक सेकंड सांकला साहब, आपको जितने सवाल पूछना है गृह मंत्री से पूछेगा, चुनाव आयोग में शिकायत करनी है आप कीजिएगा। आप शिकायत करेंगे तो वो खबर भी हम लोग दिखाएंगे। आप मैसेज क्या दे रहे हो? वो चीज छोड़ दीजिए, मुझे आप ये बता दीजिए कि जनता गोडसे प्रेमी, गांधी प्रेमी, ये सब बातें सुनकर के उब चुकी है। सर मुझे ये बता दीजिए कि आज के मुद्दे पर अगर देश का पूर्व उपराष्ट्रपति देश के खिलाफ जहर उगलता है, अगर देश का पूर्व उपराष्ट्रपति ये कहता है कि इस देश में जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, एक धर्म विशेष सुरक्षित नहीं है, तो कांग्रेस उसके सपोर्ट में क्यों खड़ी होती है? स्टील 6500 में क्यों खरीद रहे हैं? बजरी 6000 में क्यों खरीद रहे हैं? मोटरसाइकिल 90000 में क्यों है? मेडिक्लेम पॉलिसी साहब जो सवाल पूछूंगा सर वो नहीं, मतलब घर से भाषण रख के आगे उसी भाषण को दोहराना है। ये जानना चाहती है आज मैं कह रहा हूँ, मतलब सर घर से भाषण रट के आ गए, उसी भाषण को दोहराना है। 5 राज्यों में चुनाव है, ये बातें आपकी चुनाव में काम आएंगी। फिलहाल मुद्दे पर आ जाइए, जवाब दे दीजिए सर। मेहुल चौकसी, बैंक के भगोड़े, मैं कह रहा हूं सर फिलहाल आज का जो मुद्दा उस पर जवाब दे दीजिए। आपके भाषण चुनावों के मंच पर काम आ जाएंगे। सांकला साहब मुझे बताइए कि देश का पूर्व उपराष्ट्रपति जब देश के खिलाफ जहर उगलता है, एक ऐसी संस्था के खिलाफ जो कि भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचती रही हो, उसी के मंच पर देश के खिलाफ बोलता है, तो आप सपोर्ट क्यों करते हैं? डिजिटल इंडिया कहाँ गया सब? मेरे ख्याल से सांकला साहब आपके पास जवाब है कि पिछली बार आपकी जो ऑडियो म्यूट क्यों करवाई गई थी। बहुत झूठ हो गए हो, बहुत झूठ हो गए। सांकला साहब मेरे ख्याल से अब आपके पास जवाब है सर कि पिछली बार जो ऑडियो म्यूट कराई गई थी वो क्यों कराई गई थी। बड़े अदब के साथ मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, आप भाषण दिए जा रहे हैं। 100 रुपए में डीजल नहीं लेना चाहती जनता, ये सवाल नहीं, माफ कीजिएगा सर, भाषणों के मेरे पास वक्त नहीं है। पेट्रोल में दिखे तो कांग्रेस शासित राज्यों में जो 2-3 राज्य हैं उनमें आप वैट खत्म कर दीजिए। अपने राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में वैट खत्म कर दीजिए, पेट्रोल पहले सस्ता वहां कर दीजिए, तब बाकी उसे सवाल पूछिएगा। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अविनीश अवस्थी जी लास्ट मोमेंट मेरे पास आ रही है, मुझे बता दीजिए कि अगर देश का पूर्व उपराष्ट्रपति देश के खिलाफ जहर उगले, एक ऐसी संस्था जो कि भारत के विरोध में काम करती हो, उसके मंच पर जाकर के देश को बताए कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ अल्पसंख्यक समाज असुरक्षित है, तो फिर उनका समर्थन करने वाली पार्टी के बारे में क्या कहा जाए? आनंद जी मैं 2 आंकड़े सामने रख देता हूं। वैश्विक स्तर पर कोई भाजपा की या आरएसएस की संस्था ने नहीं, मॉर्निंग कंसल्टेंट जब करता है, सर्वे करता है, तो नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर तमाम बड़े बड़े सो कॉल्ड बड़े बड़े नेताओं राष्ट्रपतियों को पीछे छोड़ करके 71% पर पड़ते हैं। हिंदुस्तान की उस पार्टी का कोई नेता जहां आज तक पहुंचा नहीं है। इसलिए ये लोग कहते रहे यहाँ पर कहते रहे, चाहे देश कौन से नंबर पे ये बताइए। नरेंद्र मोदी एक नंबर हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो, जॉब के मामले में देश कौन से नंबर पर है, महिला अपराध के मामले में देश कौन से नंबर पर है, भुखमरी के मामले में देश कौन से नंबर पर है। तारे दिखाई दे रहे हैं। ये गरीब, ये हमारे मैनेजमेंट के चाइल्ड। देखिए रहमानी साहब, दिक्कत यही है ना कि जब सवाल पूछे जाते हैं तब जवाब नहीं होते, किसी और से कुछ पूछा जाए तो आप लोग अपना राग लाते हैं। बहरहाल राष्ट्रवाद में सर मेरे पास चर्चा के लिए वक्त आज इतना ही था, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और राष्ट्रवाद खत्म होने के बाद लोग अपने जहन में भी सवाल पूछें कि जो पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो कि देश को नीचे दिखाते हैं, देश के बारे में गलत बयानी करते हैं, उस पार्टी का क्या